दादी, चेतन तुम्हें क्या जरूरत आ रही थी दादी के घर से तो पुराना पलंग मंगवाने की? तुम्हें पता है ना तेरी दादी को कितना पसंद था इसी पलंग पर। तो दादी ने मरते वक्त कहा था कि मेरी चीज़ों को किसी को दान कर देना या फिर इसी कमरे में रहने देना, लेकिन तुम ये पलंग यहाँ ले आए। शालिनी ने अपने बेटे से कहा, अरे माँ, इस पर पुराने ज़माने की जो नक्काशी है, लकड़ी को काट कर जो डिज़ाइन बनाई है, मुझे वह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो ले आया। कौन सा दादी जिंदा है जो तुम्हें कुछ पता लगेगा? शालिनी ने कुछ नहीं कहा। दादी और चेतन की कभी नहीं बनती थी। ना दादी चेतन को अपने कमरे में आने देती थी और न चेतन दादी के रूम में जाता था। पर दादी के मरते ही वो दादी की चीज़ों पर कब्जा जमाने लगा था। उस रात को चेतन दादी के पलंग पर सो गया। रात में अचानक उसकी नींद खुली तो उसे लगा उसका सिर तकिए पर नहीं, दादी की गोद में था। दादी ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, मैं जिंदा रही तब तक तू मेरे पास ना आया और अब मेरे पलंग ले आया। तुझसे मना किया था ना मेरी चीज़ों से दूर रहना। अब तू भी चल मेरे साथ। चेतन कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक चीख कमरे में गूंजी और फिर अभिजीत आज बहुत खुश था। आज वो पिता बन गया था। उसकी पत्नी ने आज एक नन्ही सी परी को जन्म दिया था। अभिजीत ने उसे गोद में लिया और कहा, मेरी प्यारी परी, इसका नाम तो आरुषि रखूँगा। आरुषि अभिजीत की बेस्ट फ्रेंड थी जो उसे प्यार से छोटी मैया कहा करती थी, क्योंकि अभिजीत उसकी माँ की तरह उसकी चिंता करता था। आरुषि की मम्मी और अभिजीत दोनों आरुषि को छोटी छोटी बात पर टोकते थे। दोनों ही उसे समझाते थे, डांटते थे, लेकिन अभिजीत को उसके मुंह से छोटी मैया सुनना कतई पसंद न था। इसलिए वो भी उसे गुस्से में चुड़ैल कहा करता था। वो अभिजीत से हमेशा कहा करती थी कि मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। पर एक बार कार एक्सीडेंट में 9 महीने पहले वो चल बसी। अभिजीत ने अपनी प्यारी बेटी को गोद में लेकर कहा, मेरी प्यारी बेटी आरुषि। उसकी बेटी ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी छोटी मैया। अभिजीत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। रात का समय था। देव और आशीष दोनों भाई अपनी बाइक से तेज स्पीड में जा रहे थे। देव कुछ आगे निकल गया था। आशीष की बाइक में कुछ दिक्कत हो गई तो वो रुक गया। कुछ देर बाद उसकी बाइक स्टार्ट हो गई तो उसने भी 100 से 120 के ऊपर स्पीड में गाड़ी दौड़ाई ताकि देव के बराबरी कर सके। पर रास्ते में ही बीच सड़क पर उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। तेज स्पीड के बाद भी आशीष उस व्यक्ति की लाल टी शर्ट देखकर पहचान गया कि ये उसका भाई देव है। उसने बाइक रोकी और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरी बाइक कहाँ है? देव ने कहा, भाई आगे रास्ता सही नहीं है, बाइक आराम से चलाना। मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं मदद मांगने के लिए पैदल ही सड़क पर तेरी तरफ आने लगा। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि तू मुसीबत में है, इसलिए मैं आया। तू बैठ पीछे। हाँ कहते हुए देव बाइक पर बैठ गया। कुछ दूर आगे जाने पर देखा कि सड़क पर भीड़ जमा थी। आशीष ने बाइक रोकी और वहाँ देखने गया किसी का एक्सीडेंट हो गया था। आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका भाई देव था। मैंने कुछ दिन पहले ही जर्मन शेफर्ड ब्रीड का एक
एडॉप्ट किया था। मैंने उसे ब्रूनो नाम दिया था। ब्रूनो मेरा पहला पेट डॉग था, इसलिए मुझे कुत्तों के व्यवहार के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। मुझे हमेशा मेरा छोटा सा पप्पी मेरे चेहरे में घूमता हुआ नज़र आता था। मैंने किलिंग से भी इस बारे में डिस्कस किया, मगर उसे भी बस यही लगा कि मेरे पप्पी को मुझे देखते रहने की आदत है। कुछ समय बीत गया, लेकिन मेरे पप्पी का यह व्यवहार नहीं बदला। मैं भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह पशुओं का बहुत ही सामान्य व्यवहार नहीं होता है। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर आया तो मैंने देखा कि ब्रूनो के गले में बंधे पट्टे पर ब्रूनो की जगह चीनी लिखा हुआ है। मुझे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड मनमानसी हमेशा कहती रहती थी कि अमिता, अगर हमने कोई भी पप्पी अडॉप्ट किया तो उसका नाम जीनी रखूंगी। अब मुझे समझ आ रहा था कि ब्रूनो मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे की ओर देखा करता था। कुछ महीने पहले ही मानसी एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चली गई। एक्सीडेंट के बाद जब मानसी हॉस्पिटलाइज्ड थी और उसे ऐसी हालत में देखकर रोने लगा, तब मानसी ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था कि अमित, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें जब भी अकेलापन महसूस हो तो मुझे महसूस करना। एक पल के लिए मुझे अपना दिल अपने सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। मैंने ब्रूनो की ओर देखा, अब भी मेरे पीछे ही देख रहा था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने गालों पर किसी के कोमल हाथों को सहराए जाने का एहसास हुआ। मेरा पूरा कमरा मानसी के पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा था। आज सुबह से महक का पता नहीं लग रहा था। 6 वर्षीय मयंक, अरुणा और दिवेश इकलौती संतान थी। साथ में ही अपने ताऊ ताई का लाडला था। दिवेश के बड़े भाई और भाभी कीर्ति पिछले 15 सालों से निसंतान थे। मयंक उसका भी लाडला था। चारों ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव का कोना कोना छान मारा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मयंक को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। सुबह से शाम हो गई थी। हर कोई मयंक तुम कहाँ हो, मयंक तुम कहाँ हो की आवाज़ लगाते हुए पूरे गाँव में उसे खोज रहे थे। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सब थक हार कर लौट चुके थे। कीर्ति अपने कमरे अकेले लेटी थी। उसे घूमते घूमते चक्कर आ गए थे, इसलिए दिवेश और हृदयेश ने उसे आराम करने को कहा था। अरुणा के अभी तक कुछ होश नहीं था कि रो रो का उसका बुरा हाल था। उसे थोड़ा होश आता तो मयंक, मेरे लाल तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ मयंक, मयंक कहते वो रोती रहती थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। कीर्ति अपने कमरे में लेटे हुए थी। आज उसकी आत्मा में बड़ी ठंडक थी। इसके सालों में वो निसंतान थी जिसका उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन जब से अरुणा माँ बनी थी, गांव में सभी उसको ताने देते थे। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए आज सुबह जब वो नहर की तरफ जा रही थी तो सोते हुए मयंक को नींद में ही उठाकर ले गई और नहर में डुबाकर मार दिया। सुबह के अंधेरे में की गई अपने भतीजे की इस हत्या को कोई गवाह नहीं था। उसने चालाकी से गांव वालों को भी नहर से पास नहीं जाने दिया था। दिन भर उनके साथ सहानुभूति का नाटक करते करते वो थक चुकी थी। अब वो चैन से थी। 12 बजे के आसपास उसका गला सूखा तो वो पानी पीने के लिए मटके की तरफ आंगन में आई। आंगन में उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ दिन पहले ही अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। मेरे फ्लैट के पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है जो खुशकिस्मती से अब तक हरा भरा है। अभी तक विकास से अछूता जो रह गया। दोपहर को खाना खाने के बाद अक्सर अपनी बालकनी में आकर दूर तक फैले मैदान को देखता रहता था। यह फ्लैट लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह हरा मैदान ही था, जो कि अब बड़े शहरों में कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलता है। खैर, उस दोपहर में भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था कि तभी मेरी नज़र मेरे फ्लैट के एकदम पास ही लगे बरगद के पेड़ की ओर गई। मैंने देखा 3 बच्चे वहाँ खड़े होकर बरगद के उस पेड़ को पानी दे रहे थे। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिलाया तो प्रत्युत्तर में भी वो भी मुस्कुरा दिए। अब मैं हर दिन उन बच्चों को बरगद के पेड़
के को पानी देते हुए देखता था। एक दिन मैंने उनसे बात करने के इरादे से बोल ही दिया, तुम लोग इस पेड़ को पानी देना कभी नहीं भूलते ना? नहीं भैया, हम नहीं भूलते। उनमें से एक मुस्कुरा कर कहा। क्यों? मैंने अगला सवाल पूछा। मुझे उन बच्चों से बातें करना अच्छा लग रहा था। अगर उस पेड़ को पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएंगे और अपनी जड़ें छोड़ देंगे। दूसरा उदास होकर बोला, हर पेड़ कभी न कभी तो सूखता ही है ना? मैंने कहा, इस पेड़ ने अगर अपनी जड़ें छोड़ दी तो हमारी लाशें भी तो बाहर आ जाएंगी ना? फिर हमारे मम्मी पापा वापस दुखी हो जाएंगे जैसे 8 साल पहले हुए थे। वो बहुत रोते थे। उनमें से एक बच्चा उदास होकर बोला और अगले ही पल वे तीनों अपने आंसू पोंछते हुए बरगद के तने में कहीं खो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। भैया मुझे बचा लो। मेरी बहन की चीख से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला वह लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। जब मैंने उसे संभाला तो वह रोती हुई मेरे गले लग गई। उसका पूरा शरीर लगभग जल चुका था। मैं एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपने मोबाइल की ओर भागा और तभी एक झटके के साथ रुक गया। मुझे याद आया कि वह हमेशा मुझसे कहती रहती थी, भैया मुझे यहाँ सब तंग करते हैं, हर दिन दहेज मांगते हैं, मुझे घर ले चलो। और मैं हमेशा उससे कह देता था कि कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन उसे जला दिया गया। वो उसी हाल में न जाने कैसे मेरे पास आई थी। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। काश मैंने उसे समझाने की जगह उसका साथ दिया होता। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी आंखें बंद की थी हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। मेरी बहन की मौत हुई 5 साल बीत चुके हैं और तब से हर साल अपनी मौत के दिन वह मुझे दिखती है हर रोज। पर्दा, रोहन ये पर्दे हटा दोगे? कितनी गर्मी है। बेड पर लेटी रितिका ने कहा। अरे बेबी तुम ही हटा दो ना, रोहन ने सोफे पर बैठे हुए कहा। पर्दे तुम्हारे पास से 2 हाथ भी नहीं हैं और तुमसे पर्दे नहीं हटाए जा सकते हैं। कितने आलसी हो तुम। कहते हुए रितिका बेड पर उसे उठ गई और उसने खिड़की से पर्दे हटा दिए ताकि खिड़की से बाहर की हवा आए। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसे डर लगता था कि कहीं उसे लपेट कर न मार दे। रितिका बेड पर लेट गई और रोहन अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद किसी काम से वो बाहर गया। वापस आया तो देखा खिड़की के पास रितिका बैकलेस ब्लाउज और रेड शिफॉन साड़ी में खड़ी थी। शायद रितिका का रोमांस का मूड है। ये सोचकर वो खिड़की के पास खड़ी रितिका के पास चला गया और उसे बाहों में जकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये कनिका थी जिसे पिछले हफ्ते जब रितिका मायके गई हुई थी तब रोहन मौज मस्ती के लिए लेकर आया था। कनिका उसे कुछ प्रोजेक्ट फाइल का वर्क घर पर करने के बहाने बुलाया था और फिर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद जब कनिका ने उसे पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी थी तो उसने इसी खिड़की के सामने खड़े करके पर्दे से गला घोट कर मार दिया था और लाश को गर्दन में ठिकाने लगा दिया था। कनिका को वहां देखकर वो चीखने वाला था कि पर्दे ने सांप की तरह उसे लपेट के उसका मुंह बंद कर दिया। अनिष्का के परिवार ने आज नया घर लिया था जहां पहले कोई फैमिली नहीं रहती थी। वो उस मकान में शिफ्ट होने के बाद पहली रात थी। अनिष्का को
को ठीक से नींद नहीं आई थी। रात को 4 बजे थे उसकी नींद खुली और देखा रसोई में कोई काम कर रहा है। उसने पीछे से देखा, शायद उसकी मम्मी होगी। सोचते हुए कहा, माँ, इतनी रात में क्या कर रही हो? मेरे लिए चाय बना दोगी? मम्मी ने कहा, हाँ, बना दूंगी। और अनुष्का आगे निकल गई। रसोई से एक कदम आगे बढ़ाते ही उसे याद आया, उसकी मम्मी की तो 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। उसका रोना, मेरी नवजात बेटी आधी रात होते ही जोर जोर से रोने लगती है। मैं को बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वह चुप ही नहीं होती है। तब थक कर मुझे घर के पीछे बने बगीचे में दफन उसकी लाश के सिर पर हाथ रखकर उसे चुप करवाना पड़ता है। बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। सड़क पर तेज गति से जा रही एक कार से गाने की आवाज आ रही थी। राइटर साहब, गाना बंद कीजिए और मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कार चला रहे व्यक्ति की पत्नी ने गाने को बीच में बंद करते हुए कहा। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, ठीक है तो सुनो। जेठ की भीषण गर्मी के बाद सभी को इंतजार होता है तो बस बरसात आ जाए, कब इंद्रदेव कृपा करें और प्रकृति फिर से हरियाली की चादर ओढ़ ले। कोटा शहर में इस बार आषाढ़ में कुछ बरसात हुई थी जिससे लोगों के मन में बहुत उम्मीद थी। लेकिन अब सावन लग चुका था। सावन के 2 सोमवार निकल चुके थे पर महादेव की कृपा अभी तक नहीं हुई थी। आज 13 जुलाई थी पर अभी तक पूरा सावन सूखा ही निकला था। घनघोर तेज बरसात अभी तक नहीं हुई थी। बस करो यार, तुम कहानी सुना रहे हो या अभी तक का मौसम का हाल या फिर बरसात का कोई निबंध? कार के अंदर बैठी महिला ने कार चला रहे अपने पति से कहा, अरे यार, माय डियर आरू, तुम जानती हो तुम्हारा पति एक बहुत फेमस राइटर है। जब तक कहानी में थोड़ी बहुत ऐसी बातें लिखी न जाए तब तक कहानी में लेखक की शब्द साधना नजर कहाँ आती। कार चला रहे व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, वारिश एक फेमस राइटर था जो अपनी पत्नी के साथ रतलाम से घूमकर आ रहा था। वारिश को कुछ काम भी था और अपने दोस्त से भी मिलना था, इसलिए अपनी पत्नी आरुषि को भी साथ लेकर गया था। वहाँ से निकलते समय उन्होंने देर हो गई थी, इसलिए कोटा से जब 5 घंटे का सफ़र। एक रात, नवंबर का महीना था। इस साल दिवाली के बाद ही ठंडक एकदम से बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक से एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अथर्व ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। उसने देखा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एक चाय वाला जरूर एक छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ था। अथर्व जल्दी से उसके पास गया और कहा, भाई, गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी साहब, बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ठंडक इतनी है, मुझे तो यहीं आग के पास खड़े रहने दो। उसने आग की गर्मी से अब हाथ गर्म करते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी साहब। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में
अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा। अरे नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप घर कैसे जाएंगे? गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी बहुत ख़राब है और इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे बताकर आना था। मम्मी पापा ने मुझे रोका था पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं उस दोस्त के कॉल करता हूँ, शायद आ जाए। वह अपने कमरे में बैठकर द लास्ट नाइट नाम की एक भूतिया किताब को पढ़ रहा था। कुछ ही समय बीता था कि तभी उसे लगा किताब के पन्ने अपने आप ही फड़फड़ा रहे हैं और अब उनसे अजीब सा धुआं निकल रहा है। वह डर कर दूर भागा। क्या कर रहे हो आहान? अपने दादाजी की आवाज़ से आहान चौंक पड़ा तो काफ़ी देर से टेबल पर अपना सिर झुकाए हुए था। दरअसल वह एक हॉरर नॉवल पढ़ रहा था। उसके दादाजी उसे हमेशा भूत प्रेत और उससे जुड़ी बातों से दूर रखते थे। उनका मानना था कि भूतों को कभी भी अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम गंभीर होते हैं। अक्सर किसी चीज़ से किसी को जितना भी दूर रखो, वह चीज़ उस व्यक्ति को उतना ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही आहान के साथ था। आहान ने सुना था इस उपन्यास के बारे में कि यह एक सत्य घटना है पर आधारित है और तभी से वह पढ़ने के लिए उत्सुक था। लेकिन वह दादाजी को भी जानता था, इसलिए उनसे छिप कर ही वह उपन्यास पढ़ लेता था। वह पूरी कोशिश करता था कि उस उपन्यास को उनसे छिप कर ही पढ़े। कुछ नहीं दादाजी, आहान ने जल्दी से उपन्यास डायर को छिपाते हुए कहा। लेकिन तब दादाजी नज़र उस उपन्यास पर पड़ चुकी थी। आहान, कितनी बार कहा है तुमसे कि भूत प्रेतों को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ना किया करो? और दादाजी उसे डांटते हुए बोले। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। दादाजी नाराज होकर कमरे से चले गए। आहान ने अच्छा नहीं लगा। तभी नज़र उस उपन्यास पर पड़ी तो उपन्यास को पन्ने अपने आप फड़फड़ा रहे थे। अजीब धुआं निकल रहा था। वह डरकर दूर भागा और लेकिन धुआं एक विकराल रूप ले चुका था और आहान उसकी चपेट में आकर उस धुएं में ही कहीं विलीन हो गया था। कुछ देर बाद वह धुआं उसी उपन्यास में समा गया और वह उपन्यास आहान के कमरे की खिड़की से उड़कर बाहर चौराहे पर जा गिरा। उसके कवर पर मोटे मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, द लास्ट नाइट।